तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ येफेंग का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले का एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो येफेंग है वो जो उस टेस्ट को पार कर लेता है और फिर वो जो है उस रूइन से, उस जगह से बाहर आने के लिए निकल जाता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि येफेंग जैसे ही उस पोर्टल से बाहर आता है उसके ऊपर कोई थ्रोन स्ट्राइक टेक्निक से अटैक कर देता है। सिंपल बात यह है कि उसके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स से अटैक किया जा रहा था और वहीं हम देखते हैं कि येफेंग उन सारे टेंटिकल्स को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था, उन सबको काटते जा रहा था, लेकिन उनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ टेंटिकल्स येफेंग के पैर हाथ को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर और सारे टेंटिकल्स आकर येफेंग को पूरा एक बॉल के अंदर कैच कर लेते हैं और फिर तभी हम वहाँ पर उसी बंदे का सीन देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हुए येफेंग को बोल रहा था कि तुम्हारा कैसा हालत है। तो येफेंग बोल रहा था कि तुम इतना घटिया पर्सन, तुम मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। डीवन बोल रहा था कि इसमें दिक्कत ही क्या बात है और तुम यहाँ पर मेरे कब्जे में हो, तब भी तुम इतना एरोगेंटली बात कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं बढ़ रहा है मेरे से? और फिर उस पर गुस्सा होने लगता है और फिर बोल रहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे हाथ में है और फिर अपना टेंटिकल से उसका पावर को सोखने लगता है। तो येफेंग वहाँ पर उसके टेंटिकल से छूटने के लिए पैर हाथ मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बंदा बोल रहा था कि चिंता मत करो, तुम जितना जल्दी अपना पैर हाथ इस टेंटिकल से बाहर निकलने के लिए कोशिश करो कि ये टेंटिकल्स उतना ही जोर से तुम्हें पकड़ लेगा और ये तुम्हारा लाइफ एसेंस, तुम्हारा पावर को सोखने लगेगा और साथ ही साथ तुम्हारा ब्लड को। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें इतना आसान मौत मिले। और तभी वहाँ पर और ज़्यादा टेंटिकल्स येफेंग को कैच करने लगते हैं। तभी हम येफेंग का सीन देखते हैं जो कि उसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है जो कि उसको ओल्ड मैन ने दिया था, जहाँ पर वो सारे टेंटिकल्स फायर से जलने लगते हैं। यह देख कर वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और बोल रहा था कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर फायर कहाँ से आ गया। और वो उस पर और ज़्यादा टेंटिकल से अटैक करता है, लेकिन येफेंग वहाँ पर सही समय का फ़ायदा उठा के उन सारे टेंटिकल्स को जला के बाहर आ गया था, जहाँ पर उसका एक डिफरेंट लुक हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पर उसके पीछे 2 पंख भी आ चुके थे। और फिर तब येफेंग वहाँ पर उस ओल्ड मैन को धन्यवाद कर रहा था इतना बढ़िया ट्रेजर देने के लिए। तो उस ट्रेजर को देखकर वो बंदा येफेंग पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारे पास क्रिम्सन फेदर आर्मर कहाँ से आ गया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यह तुम्हें कभी भी अपने ऑनर के रूप में नहीं देखेगा। तो येफेंग बोल रहा था कि क्या सही में तुम्हें ऐसा लग रहा है? तो तभी येफेंग उस पर अटैक कर देता है और बोल रहा था कि तुम्हें कैसा लगा। तो वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान था और वो दूर गिरते हुए बोल रहा था कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसने तुम्हें अपने मास्टर के रूप में देख लिया है, स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुम कभी भी अपना टैलेंट, अपने पावर के हिसाब से इसका पूरा पावर यूज़ नहीं कर सकते हो, इसका कोई भी टेक्निक तुम परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो येफेंग बोल रहा था कि क्या तुम्हें सही में ऐसा लग रहा है? और फिर वो फेनिक्स ट्रिब्यूलेशन का फर्स्ट टेक्निक जो कि लाइट ऑफ ब्लड लाइन टेक्निक था उस पर परफॉर्म करके उस बंदे का बहुत ज़्यादा ढुलाई करने लगता है, उसको आसमान में लेकर बहुत ज़्यादा मारने लगता है, जहाँ पर येफेंग का स्पीड बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा था। तभी येफेंग उस पर फाइनल अटैक करता है उसके चेहरे पर और उसका चेहरा को दाबने लगता है। तभी वो बंदा बोल रहा था कि येफेंग रुक जाओ, मैं हार मान रहा हूँ, तुम जो कुछ भी पूछना चाहते हो मैं सब बताने को तैयार हूँ। तो तभी येफेंग बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारे सेक्ट लीडर का नाम क्या है और तुम्हारे सेक्ट में कितने बंदे मौजूद हैं और उनका कल्टीवेशन क्या क्या है। तो वो बंदा बोल रहा था कि मैं बस एक डिप्टी मिनिस्टर हूँ अपने ब्लैक इंक्लिनेशन हॉल का, अब मुझे यह सब चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। और बोल रहा था कि आज तक मैंने कभी भी अपने सेक्ट के मास्टर को नहीं देखा है। और फिर तभी वो येफेंग को अपने पास बुलाता है उस सेक्ट मास्टर का नाम बताने के लिए, लेकिन तभी वो उस पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह नाइफ उसके आर्मर को आर पार नहीं कर पाता है। तो ये देख कर वो बंदा वहाँ से डर के भागने लगता है, लेकिन तभी येफेंग वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर कर लेता है। तो उस चीज़ को देख कर वो बंदा समझ जाता है कि यह फॉर्मेशन है और उसको याद आता है कि लेकिन इसके जो 9 हेवन डॉग पैलेस है उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले ही जितने भी बंदे को फॉर्मेशन और पिल्स के बारे में पता था
उन सबको यहाँ से वाइप आउट कर दिया था। तो आखिर में इसको कैसे पता है और उसको बोलता है कि लगता है कि तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हो। और फिर तभी नीफिंग उसके सामने आ गया था, बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। तभी वो बंदा बोल रहा था कि तुम मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो नीफिंग बोल रहा था कि हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, और इतना बोलने के बाद अपने पावर का यूज़ करके उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। और साथ ही साथ वो भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था उस आर्मर को यूज़ करने के कारण। अब बोल रहा था कि ये आर्मर तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका एनर्जी उतना भी कोई खास नहीं है, मुझे जल्द से इसको रिपेयर करने का कोई तरीका खोजना पड़ेगा। और उस एल्डर पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसने उसको टेक्निक नहीं बताया था इसको रिपेयर करने का। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम एक जंगल का रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर नीफिंग आग जला के अपना खाना को पका रहा था और साथ ही साथ वो कल्टीवेशन भी कर रहा था। जहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि नीफिंग के आसपास एक फायर फोनिक्स भी फ्लो कर रहा था, जहाँ पर नीफिंग हमें बता रहा था कि जो फायर फोनिक्स ट्रिबुलेशन टेक्निक है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि भले मैं उसका पहला फॉर्म को यूज़ कर पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ अभी तक, लेकिन उसकी मदद से मैंने जो बाइडेन के लेवल 8 स्टेज को भी पार कर लिया है। लेकिन वो नीफिंग बता रहा था कि इसका पावर बहुत ज़्यादा कम है अभी, और उसको जो है फायर एनर्जी खोजना पड़ेगा इसको चार्ज करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक पंछी जो कि क्रेन था वो उस खाने पर अटैक कर देता है, लेकिन नीफिंग उसको रोक देता है, बोल रहा था कि क्या तुम मेरा खाना चोरी करना चाह रहे थे। और फिर तभी हम कुछ समय का बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मेरे ख्याल से नीफिंग ने उस क्रेन को पकड़ के मार के उसका खाना पका रहा है। तभी नीफिंग बोल रहा था कि क्या अगर तुम्हें कुछ खाना चाहिए तो तुम बाहर आ सकती हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम सियाओ लिन था, जो कि सियाओ फैमिली की यंग लेडी है। तभी वो बोल रही थी कि मैं तुम्हें सिंपल बात बता दूं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बुली नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे खाने के बदले पैसा दे दूँगी। तो नीफिंग बोल रहा था कि कोई बात नहीं, यह फ्री में है। और फिर तभी नीफिंग उसको वो खाना दे देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो जो सियाओ लिन थी वो उस खाने को खाने लगती है। अब बोल रही थी कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आखिर में तुमने इसको कैसे बनाया। तो नीफिंग बता रहा था कि इसमें बनाने का क्या ज़रूरत है, मीट टेस्टी होना चाहिए, खाना अपने आप टेस्टी हो जाएगा। नीफिंग सियाओ लिन से पूछता है कि आखिर में तुम इतनी छोटी सी लड़की यहाँ पर कर क्या रही हो। तो सियाओ लिन बता रही थी कि मैं यहाँ पर भले कभी भी ना आऊँ, लेकिन क्या है ना, मेरे ग्रैंडफादर का तबीयत ख़राब है तो मैं उनके लिए हर्ब्स को खोजने के लिए आई हुई थी। लेकिन मेरा जो साथी था जो कि एक क्रेन था, वो जो मुझे धोखा दे के भागने लगा और मैं उसको पकड़ नहीं पाई, और मैं बहुत ज़्यादा समय से उसको खोज रही हूँ। तो नीफिंग को याद आता है कि अरे उसी वाइट क्रेन को तो इसने मार के यहाँ पर उसका मीट पका रहा है। तभी हम वहाँ पर वाइट क्रेन का पंख को देखते हैं, जो कि वहाँ पर उन लोगों के सामने ही पड़ा हुआ था साइड में। लेकिन तभी वहाँ पर से एक पंख हवा से उड़ के उस सियाओ लिन के पास चला जाता है, जहाँ पर सियाओ लिन को यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी होता है। और फिर जब वो उस मीट को देखती है तो उसको समझ में आ जाता है कि मीट कहाँ से आया, और फिर उस पर अटैक करने वाली थी। कि तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तो तभी हम देखते हैं कि नीफिंग उसको एक पेड़ से बांध दिया था और उसके मुंह में मीट को ठूस दिया था। तभी नीफिंग उसको बोल रहा था कि क्या तुम अब शांत हो चुकी हो, और उसको बता रहा था कि हाँ मैंने तुम्हारे वाइट क्रेन को मारा है, लेकिन यह बात भी सही है कि तुमने मुझसे ज़्यादा उसका मीट को खाया है। अब बोल रहा था उसके सर पर हाथ रखते हुए, चिंता मत करो, मैं इसके लिए तुम्हें कंपनसेट करूँगा। और फिर तभी वो वहाँ पर एक एलिक्सर को निकाल लेता है। अब बोल रहा था कि देखो यह एलिक्सर को अगर तुम खा लोगी तो तुम जो ज़िंदगी भर खूबसूरत रहोगी और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो तभी हम देखते हैं कि सियाओ लिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरकत करने लगती है, हिलने लगती है। तो नीफिंग उसके मुंह से वह मीट को निकाल देता है। तभी सियाओ लिन उसको बोल रही थी कि क्या तुम वही डिवाइन एलिक्सर गॉड हो जो कि यूनबुक किंगडम के जो एम्पायर था उसको एक पिल देकर ठीक कर दिया। तो नीफिंग बोल रहा था कि हाँ क्या तुम मेरे बारे में जानती हो। तो सियाओ लिन बोल रही थी कि हाँ मैं जानती तो हूँ, लेकिन तब भी जिस वाइट क्रेन को तुमने मारा वो जो बस एक ही एग्जिस्ट करता है इस पूरे सेंट्रल टेरिटरी में, और हम लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था। तो मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे एक पिल दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। और उससे और ज़्यादा पिल्स का डिमांड करने लगती है। बोल रही थी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भी जाऊँगी तुम पर नज़र रखने के लिए।
तो तभी हमारा सीन चेंज होता है और फिर तभी हम 9 हेवन डार्क पैलेस का एक ब्रांच का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस क्लैन का डिप्टी मास्टर बोल रहा था अपने मास्टर को कि जो वाइस डिप्टी मास्टर हैं वो मारे गए हैं क्योंकि वो अकेले गए थे उस क्रिम्सन फेडर आर्मर को हासिल करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ अजीब हुआ जिसके कारण वो मारे गए। तो वो मास्टर बोल रहा था कि ये सही हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची था, वो अकेले सब कुछ रखना चाहता था। तभी वो बोल रहा था कि ये बात पूरी जगह फैला दो क्योंकि हम लोग को वो क्रिम्सन फेडर आर्मर चाहिए किसी भी हालत में। तो पूरी जगह ये बात फैला दो कि कोई भी उसको ला के देगा उसको बहुत ज़्यादा बड़ा इनाम दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।